नमस्कार। आज के वीडियो में हम अपर्दन के बारे में बात करेंगे। अपर्दन वह क्रिया है जिसमें कि कोई भी मूविंग एजेंट जैसे पवन, बहता हुआ जल जिसको हम लोग नदी कहते हैं, ग्लेशियर या फिर भूमिगत जल या सागरीय जल, ये सभी बहता हुआ कारक, बहता हुआ अपर्दन के कारक किसी भी चट्टानों को काट करके बहा करके दूसरे जगह ले जाके जमा करता है। तो यह क्रिया जिसमें कि कोई भी कारक टूटे हुए चट्टान को या फिर चट्टानों को काट करके दूसरे जगह ले जाता है या फिर काटता है चट्टानों को अपने मार्ग में, उस क्रिया को हम लोग अपर्दन कहते हैं। और ये पहले बात समझेंगे कि अपर्दन की शुरुआत होती कहाँ से है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि अपक्षयन होता है। अपक्षयन कहाँ होता है? अपक्षयन जहाँ पे होता है, जिस चट्टानों का होता है, जहाँ पे शुरू होता है, उसको हम लोग बेड रॉक कहते हैं। और बेड रॉक के ऊपर ही अपक्षय होता है। और अपक्षय के कारण जिस बेड रॉक के ऊपर जिस टूटे हुए चट्टानों को या फिर कह सकते हैं अपक्षयित चट्टानों का जमाव होता है, उस अपक्षयित चट्टानों को हम लोग, अपक्षयित या टूटे फूटे चट्टानों को हम लोग रेगोलिथ कहते हैं। और जब उस रेगोलिथ का परिवहन होता है, किसके कारण? उन मूविंग एजेंटों के कारण, जो कि पवन है, नदी है, ग्लेशियर है ना, इनके कारण जब उसका अपर्दन होता है तो उस क्रिया को, और अपर्दन के साथ साथ जो टूटने फूटने की क्रिया होती है, उस क्रिया को ही हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि जब रेगोलिथ का परिवहन होता है और उस परिवहन के दौरान कुछ चट्टानों का विखंडन होता है, तब उसे हम अपक्षयन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। तो कह सकते हैं कि अपर्दन या फिर इरोजन बेडरॉक्स पर निर्मित रेगोलिथ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। उस क्रिया के दौरान जितने भी चट्टानों का विखंडन होता है, उसको हम लोग सम्मिलित रूप से अपर्दन कहते हैं। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि अपर्दन के प्रकार कितने होते हैं। अपर्दन के ये मूल रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला है जलगति क्रिया। यह जलगति क्रिया जिसको हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं, यह मूल रूप से नदी के केस में ही होता है। मतलब बहता हुआ जल जहाँ पे होता है, जहाँ पे नदी का कार्य प्रमुख रूप से होता है या फिर प्रधान रूप से होता है, उन क्षेत्रों में हाइड्रोलिक एक्शन को देखने को हमको मिलता है। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है कि जब नदी अपने मार्ग में या फिर अपने स्पीड के कारण, अपने वेग के कारण चट्टानों को तोड़ देती है, तब उस क्रिया को हम लोग जलगति क्रिया कहते हैं। एक लाइन में हम लोग समझे थे कि जब नदी अपने वेग के शक्ति के कारण जब चट्टानों को तोड़ देती है, तब उसे हम लोग हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। यह मूल रूप से नदी में ही होता है। दूसरा है अपघर्षण। यह क्रिया नदी में भी होती है, वायु में भी होती है और हिमनदियों में भी होती है। तो ये ऐसी क्रिया है जो कि लगभग सभी अपर्दन वाले क्षेत्रों में होते हैं। तो इस क्रिया के कारण क्या होता है कि नदी में चलने वाले चट्टान या फिर क्या करता है, अपने बेड को, अपने तली को खरोंचता है या फिर ड्रिलिंग मशीन की तरह कार्य करता है। मतलब चोट करके उस चट्टानों को तोड़ता है। बड़ा बड़ा पत्थर क्या होता है, बेड पर को धक्का, प्रेशर के साथ चोट करता है। जिस तरह से हम लोग पत्थर फेंकते हैं, पत्थर जब फेंकते हैं तो सामने जहाँ पे पत्थर फेंकते हैं वो टूटता है। तो उसी तरह से क्या होता है, नदी अपने वेग के कारण उस पत्थर को उछाल के दूसरे पत्थर पे, दूसरे बेड पर स्थित पत्थर को पर ठोकर मारता है, जिसके कारण वो चट्टानें टूटती है। तो उस क्रिया को हम लोग अपघर्षण कहते हैं या फिर कोरोजन कहते हैं या फिर एब्रेजन कहते हैं। तीसरा है सन्निकर्षण। जब मार्ग में चलने वाले अपर्दन की क्रिया में होने वाले बहुत प्रकार के पत्थर जब आपस में टकराते हैं,
नदी में भी होता है, बहुत सारे पत्थर उछल उछल के चलते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो आपस में टकराते रहते हैं। वायु में भी ये बात होती है कि जब चलते रहते हैं तो आपस में पत्थर टकराते हैं। तो जब ये मार्ग में, अपरदन के मार्ग में चलने वाले पत्थर आपस में टकराकर टूटते हैं, तो उसको हम लोग सन्निघर्षण या एक्सट्रूजन कहते हैं। यह क्रिया नदियों में होती है और वायु में प्रधान रूप से होती है। घोलन, सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, या फिर उसको कोरोजन कहते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि घोलन को कोरोजन कहते हैं और अपघर्षण को कोरेजन कहते हैं। केवल ए और ओ का फर्क है। तो कोरोजन और उसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, मूल रूप से जल, जहाँ पे जल होता है वहाँ पे ये सॉल्यूशन का कार्य प्रधान रूप से होता है। जैसे कि भूमिगत जल में इस क्रिया की प्रधानता देखी जाती है, नदियों में इस क्रिया की प्रधानता देखी जाती है। इस क्रिया में क्या होता है कि नदी का जल या फिर भूमिगत जल अपने आसपास स्थित कार्बोनेट चट्टानों को, कैल्शियम कार्बोनेट स्थित चट्टानों को घोल करके परिवहन कर देती है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है, सीधे शब्दों में यदि हम लोग समझें तो जब जल अपने तली के चट्टानों को घोल करके उसका अपरदन करती है, तब उस क्रिया को हम लोग घोलन कहते हैं या फिर कोरोजन या सॉल्यूशन कहते हैं। अगला है प्लकिंग या फिर उत्पाटन। यह क्रिया केवल और केवल हिम नदियों के क्षेत्रों में देखा जाता है। हिम नदी क्या करता है, हेडवर्ड इरोजन और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपने प्रेशर के कारण चट्टानों को तोड़ देता है बड़े बड़े टुकड़ों में। और ये बड़े बड़े टुकड़ों में, चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना किसके कारण, प्रेशर के कारण और हेडवर्ड इरोजन के कारण, तब उस क्रिया को हम लोग उत्पादन कहते हैं। एक लाइन में कहेंगे कैसे, कि जब हिमनदी क्षेत्रों में हिमनदी के हेडवर्ड इरोजन एवं दबाव के कारण जब चट्टानें विखंडित हो जाती है, तब उस क्रिया को हम लोग प्लकिंग या फिर उत्पादन कहते हैं। और अगला है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वह क्रिया है, डिफ्लेशन वह क्रिया है जिसमें कि वायु चट्टानों को, लूजन चट्टानों को परत के रूप में उड़ा के दूसरे जगह लेके जाता है। मतलब परत के रूप में उसको उठा के दूसरे जगह जमा कर देता है, तब उस क्रिया को हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। तो यह जो अपरदन है, यह मूल रूप से पढ़ते पढ़ते हम लोग क्या समझे, नदी के द्वारा अपरदन होता है, ग्लेशियर के कारण अपरदन होता है, पवन के कारण अपरदन होता है, हिमनदी के कारण अपरदन होता है, और समुद्री तरंगों के कारण अपरदन होता है, एवं भूमिगत जल के द्वारा अपरदन होता है। क्लास 10 में हम लोग 3 प्रकार के अपरदनों की बात करेंगे, नदी के द्वारा अपरदन, वायु के द्वारा अपरदन और ग्लेशियर के द्वारा अपरदन। तो अब हम लोग देखें कि किस अपरदन का कार्य किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। जल के द्वारा जब अपरदन होता है, वैसे किसी भी क्षेत्रों में होगा जहाँ पे कि नदियाँ बहती है, नदियाँ का उद्गम होता है, नदियों का मुहाना होता है। इन उद्गम से लेके मुहाना तक के बीच का जो भी नदियों का सफ़र है, उसमें उसका अपरदन होगा। तो विश्व के वैसे कोई भी क्षेत्र जहाँ पे कि नदियाँ बहती है, नदी द्वारा अपरदन की क्रिया होगी। चलिए, दूसरा कार्य है पवन का अपरदन। पवन का अपरदन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे कि तापमान शुष्क होता है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात कह सकते हैं कि नदी, पवन के द्वारा अपरदन रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है, तापमान शुष्क होता है, और जो चट्टानें हैं वो लूज होते हैं। लूज होने के कारण क्या होता है, वो उसका बंधन जो होता है एक चट्टानों के साथ दूसरे चट्टानों का, वो कम होता है, जिसके कारण पवन उसको आसानी से अपरदित कर सकता है। तीसरा है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का अपरदन उन क्षेत्रों में ही होता है, या ग्लेशियर द्वारा अपरदन उन क्षेत्रों में ही होता है जिन क्षेत्रों में कि बर्फ की प्रधानता होती है। सीधी सीधी मतलब है कि उन क्षेत्रों में ही होती है जिन क्षेत्रों में कि बर्फ की प्रधानता होती है। और बात देखने की यह है कि बर्फ की प्रधानता किन क्षेत्रों में होती है, तो ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में ही बर्फ की प्रधानता होती है। इसलिए हिम नदी का कार्य
पर्वतीय क्षेत्रों में एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में ही देखने के लिए मिलता है। अगला है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल का कार्य उन क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे कि चूना प्रधान क्षेत्र हो, या फिर विश्व में ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जहाँ पे कि चूना का प्रधानता ज़्यादा है, और जहाँ भी चूना का प्रधानता ज़्यादा है वहाँ पे कि भूमिगत जल का कार्य ज़्यादा होता है। अगला है सागरीय क्षेत्र। अब समझ में आ रहा है कि अपर्दन होगा, अपर्दन होता है जमीन स्थल का अपर्दन होता है, और सागर में तो अथाह सागर है। तो सागर क्षेत्र में अपर्दन या फिर सागरीय अपर्दन उन क्षेत्रों में ही होता है जहाँ पे कि स्थल और सागर का मिलन होता है। कह सकते हैं कि सागर तटीय क्षेत्रों में ही सागरीय अपर्दन देखने को मिलता है, और ख़ास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पे कि जलधाराएँ, ज्वार भाटाएँ ना अधिक देखने को मिलता है, वहाँ पर सागरीय या फिर समुद्रीय अपर्दन होता है। ठीक है, तो अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि नदी का अपर्दन नदी पर्वतांचल क्षेत्रों में होता है, हिमानी अपर्दन या फिर ग्लेशियर का अपर्दन उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे ग्लेशियर होते हैं, पवन का अपर्दन मरुस्थलीय क्षेत्रों में होते हैं, भूमि अपर्दन चूना प्रधान क्षेत्रों में होते हैं, सागरीय अपर्दन समुद्र तटीय क्षेत्रों में होते हैं। इस तरह से हम देख लेते हैं, समझ गए हैं कि अपर्दन वह क्रिया है जिसमें कि चट्टानों का तोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और उस क्रिया में ही ले जाने की क्रिया के दौरान ही अपर्दन होता है। एक नंबर बात, अपर्दन के प्रकार होते हैं जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घोलन, उत्पाटन, अपवाहन, और ये सारी क्रियाएं अलग अलग क्षेत्रों में होता है। इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग आज समझे कि अपर्दन क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं और वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा व्याप्त होते हैं, पाए जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदी के द्वारा जो अपर्दन होते हैं वो उसका अपर्दन, उसका परिवहन और उससे निर्मित होने वाले स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।